नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस की आज जो दुर्दशा है, जो लोगों का इससे पूरी तरीके से भरोसा डिग गया है, चला गया है, इसकी वजह बहुत सारी है। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 के बीच, तब हिंदू संगठनों को, जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग संगठन हैं और आरएसएस है, उनसे जुड़े हुए प्रमुख लोगों को गलत तरीके से आतंकवाद से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं में फंसाने का, बदनाम करने का और एक अलग तरह का नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया था, साजिश रची थी। और ये चीजें जैसे जैसे खुल रही हैं, जैसे जैसे लोगों के सामने आ रही हैं, कांग्रेस और उसका नेतृत्व लोगों की निगाहों से और भी ज्यादा गिरता हुआ जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए हैं उस दौर में, ऐसी बहुत सारी आतंकवादी वारदातें हुई हैं जिनमें अलग अलग मुस्लिम संगठनों का, आतंकवादी संगठनों का नाम आया था। लेकिन बाद में एटीएस गठित की गई, फिर एनआईए को मामले सौंपे गए और धीरे धीरे करके उनमें जो हिंदू संगठनों से, आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, चेहरे थे, उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके नामजद एफआईआर दर्ज की गई और गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए। मकोका जैसे जो सख्त कानून हैं, जिनमें जमानत भी संभव नहीं है, वो लगाए गए। और ऐसे महाराष्ट्र में भी और महाराष्ट्र के बाहर भी कई केस थे। समझौता एक्सप्रेस से लेकर के हैदराबाद की मस्जिद में ब्लास्ट तक, मालेगांव वाला मामला, और मालेगांव वाले मामले में तो एक नया मोड़ आ गया है, एक नया खुलासा हो गया है। और खुलासा ये है कि एक गवाह के हवाले से इस केस से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने यह खुलासा किया है कि तब की जो महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस थी, जिसका नेतृत्व हेमंत करकरे कर रहे थे, और उस समय परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे हैं, वो अतिरिक्त आयुक्त थे एटीएस में, तब एक गवाह पर यह प्रेशर बनाया गया था कि वो योगी आदित्यनाथ का नाम भी ले। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए 4 नेताओं, इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, काका जी और देवधर जी का भी नाम ले। यानी योगी आदित्यनाथ को भी मालेगांव ब्लास्ट में, जो 2008 में हुआ था, 29 सितंबर को, उसमें फंसाने की पूरी पूरी तैयारी की गई थी। और जो गवाह का बयान एटीएस ने दर्ज किया था, वो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया था। और अहम बात इसमें क्या है? अहम बात यह है कि उस गवाह पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उसे 7 दिन तक टेरराइज किया गया था, टॉर्चर किया गया था, उसके परिवार को परेशान किया गया था कि वो किसी तरह से योगी आदित्यनाथ का और जो दूसरे 4 नाम मैंने गिनाए हैं उनका नाम ले दे। अब जिनको फंसाने की तैयारी थी, उनमें से एक इंद्रेश कुमार का बयान आया है
और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि एक गंदी राजनीतिक साजिश रची गई थी। यूपीए शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने उन्हें तथाकथित भगवा आतंक के झूठे मामलों में फंसाया था। और आपको याद होगा कि इंद्रेश कुमार से अजमेर बम ब्लास्ट के बारे में भी पूछताछ की गई थी। समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें भी इनको लपेटने की कोशिश की गई थी। और मालेगांव वाले मामले में तो अब ये खुलासा हो ही गया है। इससे पता चलता है, हाँ, इंद्रेश कुमार ने आगे क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने भाजपा और आरएसएस नेताओं के चरित्र की हत्या करने के लिए कांग्रेस नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद से मांग की है कि वो माफी मांगें। आपको ध्यान होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 2008 जब 26 नवंबर को मुंबई ब्लास्ट हुआ था, यानी 4 अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने हमले किए थे, जिनमें आमिर अजमल कसाब भी था। तब गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। 30 नवंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया था इस घटना के बाद, और फिर पी चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाया गया था। और चिदम्बरम के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद तमाम तरह की साजिशें रची गई थी। अब वो किन के जरिए रची गई थी, उन साजिशों के पीछे कौन कौन था, कौन कौन गृह मंत्री को सलाह दे रहा था कि वो एटीएस से जांच कराए, एटीएस में कौन से अधिकारी रखे जाएं, उन अधिकारियों को क्या ब्रीफिंग दी जा रही थी, किस तरीके से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाना है, कैसे कड़ियां जोड़नी है, किन किन को सताना है, किन किन को फंसाना है। और ये सारी चीजें उस दौर में, जरा याद करिए, कितनी तेज गति से चल रही थी। जो आज की ये खबर आई है, एक नजर इस पर डाल लें और फिर मैं आपको बताता हूं कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए जो नेता थे, उनको कौन कौन से मामलों में फंसाने की उस समय कोशिश की गई थी और एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि केवल मुस्लिम संगठन ही आतंकवादी वारदातें नहीं कर रहे हैं, विस्फोट नहीं कर रहे हैं, निर्दोषों की जान नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो हिंदू संगठन है वो भी आतंकवादी वारदातों में संलिप्त हैं और वो भी विस्फोट कर रहे हैं, वो भी लोगों की जान ले रहे हैं। और ये सब क्यों किया गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को कैश करने के लिए ये साजिशें रची गई। लेकिन इनका इतना बुरा असर हुआ कि पाकिस्तान और कुछ दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां ये परसेप्शन क्रिएट किया गया, ये आरोप लगाया जाने लगा कि समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट किए गए हैं उसकी जांच धीमी की जा रही है, ताकि जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए आतंकवादी हैं उनको बचाया जा सके। मालेगांव वाले मामले में भी शुरू में एटीएस ने जांच की थी, इसके बाद एनआईए को केस सौंपा गया था और उसमें आरोप पत्र दाखिल किए गए, फिर बाद में दूसरा आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। पूरे मामले की तह में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे एक्चुअल में कितनी बड़ी साजिश थी और ऐसे तमाम लोगों को इनमें फंसा करके जो हिंदू संगठन थे उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। भारत की छवि भी विदेशों में, खास तौर से मुस्लिम देशों में, बहुत गलत तरीके से पेश की गई, जिसका खामियाजा बाद में भारत को भुगतना पड़ा। खबर यह है कि मालेगांव बम धमाके मामले में
एक गवाह ने मंगलवार को, यानी कल, ये कहा कि उसे एटीएस और जांच एजेंसी ने प्रताड़ित किया था और मामले में योगी आदित्यनाथ और 4 अन्य के झूठे नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। आप जरा अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उस समय फंसाया गया था, केवल इस बिना पर कि मालेगांव के दूसरे विस्फोट में 29 सितंबर 2008 को जो बम ब्लास्ट हुआ था वो एक मोटरसाइकिल पर था और वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती रह गई कि 2 साल से वो मोटरसाइकिल उसके पास नहीं है, वो किसी और के पास है। लेकिन उनको फंसाया गया और फंसाया ही नहीं गया। बाद में एक इंटरव्यू में प्रज्ञा ने रोते हुए, बिलखते हुए, गुस्से में ये बताया था कि किस तरीके से परमवीर सिंह ने और दूसरे अधिकारियों ने जो एटीएस से जुड़े हुए थे, उनको प्रताड़ित किया था, उनको पीटा था, बेल्ट से पीटा था। और उन वो जो जख्म हैं उनके दिल पर भी और शरीर पर भी, वो उनसे कभी उबर नहीं पाई। हालांकि आज वो भोपाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था। दिग्विजय सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी और बहुत बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। लेकिन उन दिनों को वो आज तक भूली नहीं है। तो इस खबर में ये बताया गया है कि 2008 के मालेगांव धमाका मामले में ये इस गवाह के खुलासे से एक नया मोड़ आ गया है और उसने ये बताया उसने ये जानकारी दी कि मालेगांव बम धमाका मामले की जांच जो है वो एटीएस कर रही थी। जो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हैं परमवीर सिंह, वो इसके अतिरिक्त आयुक्त के पद पर तैनात थे। और आप जानते हैं कि परमवीर सिंह इस समय कहाँ हैं? परमवीर सिंह भ्रष्टाचार और वसूली के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी भी है और ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे या उनके खिलाफ किसी तरह की चार्जशीट दाखिल ना करे। और ये भी संकेत हैं कि शायद उनके केस का जो उन पर 4 अलग-अलग थानों में मामले दर्ज कराए गए हैं, उनकी जांच भी सीबीआई के सुपुर्द की जाए। और उनके खिलाफ ये मामले दर्ज क्यों किए गए? जब तक वो मुंबई पुलिस आयुक्त थे तब तक तो सब ठीक चल रहा था, सब घी शक्कर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनिल देशमुख जो तब के गृह मंत्री थे उन पर गंभीर आरोप लगाए कि ये 100 करोड़ रुपए हर महीने सचिन वाजे के जरिए वसूलवा रहे हैं मुंबई से, तब उनको न केवल प्रताड़ित करने के लिए ये मुकदमे कायम कराए गए, बल्कि दूसरे तमाम तरीके भी अपनाए गए। उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से तो पहले ही हटा दिया गया था। तो परमवीर सिंह तब एटीएस में थे जब उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह और दूसरे जो हिंदू संगठनों के नेता पकड़े गए थे, उनको प्रताड़ित किया था। मालेगांव वाले मामले में कौन-कौन गिरफ्तार हुआ था? एक तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गिरफ्तार हुई थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, एक समीर कुलकर्णी, एक अजय राहिलकर, एक रमेश उपाध्याय जो पूर्व सैन्य अधिकारी, और सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी। इन लोगों को गिरफ्तार किया था उस समय। और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि मालेगांव के 2006 के और 2008 के ब्लास्ट के पीछे हिंदू संगठनों का हाथ है। यानी जो कभी नहीं हुआ वो साबित करने की कोशिश उस समय की कांग्रेस सरकार के समय में जांच एजेंसियों ने करने की
कोशिश की थी। इस खबर में ये बताया गया है कि इस गवाह ने ये बताया कि परमवीर सिंह और अन्य जो अधिकारी थे, जांच अधिकारी थे, उन्होंने हर तरीके से प्रेशराइज किया था, टॉर्चर किया था, उनके परिवार को परेशान किया था कि वो योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार समेत 5 लोगों के नाम लें। और 220 गवाहों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। इनमें से 15, ये 15वें गवाह थे जो अपने बयान से, जो पूर्व में टॉर्चर करके बयान लिए गए थे, उससे ये मुकर गए हैं। और ये घटना 29 सितंबर 2008 को हुई थी। मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पर नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक्चुअल में ये मोटरसाइकिल से बंधा एक विस्फोटक फट गया था, जिसकी वजह से मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे, 101 आदमी घायल हुए थे। और अच्छा, इसमें बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। एएमआई के जो विधायक हैं, एआईएम के जो विधायक हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खलीक, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब, ये जो गवाह के दावे हैं, ये सच्चाई से परे हैं। मतलब इन्हें वहीं बैठे-बैठे इस बात का पूरा इल्हाम हो गया साहब, पता लग गया इनको कि ये सच्चाई से परे है, राजनीति से प्रेरित हैं। खलीक ने कहा कि 5 राज्यों के आगामी चुनाव के मद्देनजर और 13-14 वर्षों के बाद इस गवाह को सामने लाया गया है। उन्होंने कहा कि गवाह का ये दावा कि उसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के अन्य सदस्यों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था, राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। और आप जानते हैं कि अगस्त महीने में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ जो बयान देने वाला गवाह था, उस समय जो बयान देने वाला गवाह था, जब कांग्रेस की सरकार थी और एटीएस और एनआईए जांच कर रही थी उस सरकार के दौर में, तो वो अभी अगस्त में मुकर गया था, जिसके बाद विशेष एनआईए अदालत ने उसे पक्षद्रोही करार दे दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के अलावा इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं, वो मैंने उनके नाम अभी आपको बताए हैं। समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय रहीकर, रमेश उपाध्याय, ये भी मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए थे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और कर्नल पुरोहित तो इसमें थे ही। पुराने वाले मामले में भी इन लोगों को लपेटने की कोशिश हुई थी। अगर आप इसमें जानकारी डिटेल लेना चाहते हैं तो वो भी मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास जानकारी है। ये केस जो है 29 सितंबर 2008 का था और अभिनव भारत नाम का एक संगठन इन्होंने इजाद किया था कि इस संस्था का नाम है जिसने मालेगांव में विस्फोट कराए हैं। 24 अक्टूबर 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था 24 अक्टूबर 2008 को। तब तक शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे इस देश के। नवंबर 26 को, इसके करीब करीब 1 महीने बाद, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई पर अटैक किया था। इनका बस चलता तो ये मुंबई अटैक भी हिंदू संगठनों के नाम लगा देते। और आपको ये तो जानकारी होगी ही कि इसके पीछे भी एक पूरी सोची समझी रणनीति थी और आमिर अजमल कसाब ने अपने हाथ पर कलावा बांध रखा था ताकि अगर मैं मारा जाऊं तो ये ही साबित हो कि ये कोई हिंदू टेररिस्ट था
जिसके हाथ पर कलावा मिला हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यानी उस समय हिंदुस्तान में जो सरकार थी और पाकिस्तान में आईएसआई जो साजिशें रच रही थी भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के मामले में, दोनों के विचार किस तरीके से एकाकार हो रहे थे। यहाँ जो सरकार काम कर रही थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जिसमें शिवराज सिंह पाटिल और बाद में पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उनके मातहत एटीएस और एनआईए जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही थी अलग अलग मामलों की। और उधर पाकिस्तान में जो आईएसआई और वहां की सेना षड्यंत्र रच रही थी भारत को अस्थिर करने की, यहाँ साजिशें रचने की, बम ब्लास्ट वगैरह हमले कराने की, वो भी किस तरीके से परसेप्शन अलग बना रहे थे कि ये सारे हमले, ये सारे विस्फोट हिंदू संगठन ही कर रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए या मुस्लिम आतंकी संगठनों को बदनाम करने के लिए। इसलिए कसाब के हाथ पर कलावा बांध करके भेजा गया था। फिर जुलाई 2009 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया था। जुलाई 2010 में, यानी 1 साल बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मकोका जारी रखने के आदेश दिए थे। 15 अप्रैल 2015 को, यानी मकोका लगाए जाने के करीब करीब 6 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट करके मकोका हटाया था। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी प्रताड़ना इन लोगों को दी गई थी। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दी थी। कितने लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ा था। और 18 अप्रैल 2019 को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको भोपाल सीट से अपना लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको उन मामलों की जानकारी दूंगा जिनमें हिंदू संगठनों और उनके नेताओं को इन्वॉल्व किया था तब की जांच एजेंसियों ने, जो एटीएस थी या एनआईए थी या जो भी एजेंसियां उस समय जांच पड़ताल कर रही थी। एक तो हैदराबाद 18 मई 2007 को हैदराबाद की जो चार मीनार इलाके के पास मस्जिद है, उसमें विस्फोट हुआ था। 9 लोग मारे गए थे, 58 लोग घायल हुए थे। और शुरुआत में उस धमाके में हरकतुल जमाते इस्लामी यानी हुजी पर शक की उंगलियां उठी थी। लेकिन 3 साल बाद 2010 में पुलिस ने क्या कारनामा किया? अभिनव भारत, जो आपके मालेगांव वाले मामले में नाम लेकर के आया गया था, उस संगठन से जुड़े हुए स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भी गिरफ्तार किया गया, मालेगांव वाले मामले में भी गिरफ्तार किया गया। और असीमानंद के अलावा इस संगठन से जुड़े हुए लोकेश शर्मा, देवेंद्र गुप्ता, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अभियुक्त बना लिया गया। अब आप देखिए कि कितनी बेशर्मी के साथ मालेगांव वाले मामले में भी और हैदराबाद वाले ब्लास्ट वाले मामले में भी इन लोगों को लपेटा गया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन सबको बरी किया। और ये अकेला मामला नहीं है, मक्का मस्जिद ब्लास्ट वाला अकेला मामला नहीं है। जब हिंदू संगठनों और उनके नेताओं पर
उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप तराशी की गई हो। अजमेर शरीफ ब्लास्ट जो 11 अक्टूबर 2017 में हुआ था, ये रोजा इफ्तार के बाद हुआ था। शरीफ दरगाह परिसर के पास मोटरसाइकिल में एक बड़ा बम धमाका किया गया था। इस धमाके में 3 लोग मारे गए थे और 17 घायल हुए थे। धमाके के 3 साल बाद राजस्थान के तब के जो गृह मंत्री थे शांति धारीवाल, उन्होंने आरोप लगाया कि साहब अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट की जो विस्फोट जो हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद सरकार ने जानबूझ करके आंखें मूंदे रखी थी, क्योंकि इसमें हिंदू संगठन आरएसएस के लोग कथित तौर पर शामिल थे। 3 साल बाद ये तब के कांग्रेस के गृह मंत्री ने ये आरोप लगाए। 8 मार्च 2017 को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त रहे स्वामी असीमानंद और 5 अन्य को बरी कर दिया। यानी इस केस में भी असीमानंद को और दूसरे लोगों को फंसाया गया था। 2007 में मारे जा चुके आरएसएस के प्रचारक सुनील जोशी और देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटले को भी इन मामलों में फंसाया गया था। सुनील जोशी की हत्या हुई थी देवास में, जो आरएसएस के प्रचारक थे, 29 दिसंबर 2007 को। जोशी की हत्या का मामला भी 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपा गया था, ताकि देश में उस वक्त कथित भगवा आतंकवाद के आरोपों की जांच की जा सके। और इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ी प्रज्ञा ठाकुर, इसके अलावा हर्षद सोलंकी, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, आनंद राज कटारिया, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, जितेंद्र शर्मा को आरोपी बना दिया गया और इन सब पर हत्या, साक्ष्य छुपाने, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन जोशी की हत्या के मामले में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सहित 8 अभियुक्तों को फरवरी 2017 में बरी कर दिया और ये फैसला देवास में एडीजे राजीव कुमार आप्टे ने सुनाया। तो आप अंदाजा लगाइए कि किन किन मामलों में किस तरीके से साजिशन उस समय हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों को लपेटा गया, आरोपी बनाया गया, प्रताड़ित किया गया और अल्टीमेटली वो अदालतों से बरी हो गए, क्योंकि इन्होंने गिरफ्तार तो कर लिए, आरोपी तो बना दिए। और किसके इशारे पर बनाए हैं ये अब किसी से दबा छुपा हुआ नहीं है। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज रसातल में चली गई है, क्योंकि लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि कांग्रेस के शासनकाल में एक्चुअल में हुआ क्या था। समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था वो घटना थी 18 फरवरी 2007 की। हरियाणा के पानीपत के नजदीक ये धमाका हुआ था और इसमें 68 लोग मारे गए थे, 12 गंभीर रूप से घायल हुए थे, 16 बच्चे थे, 4 रेलवे कर्मी भी शामिल थे मरने वालों में। और जो मारे गए थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी थे, क्योंकि ये दिल्ली से अटारी बॉर्डर होते हुए लाहौर जा रही थी। उस समय जांच एजेंसी ने दावा ये किया था कि साहब दक्षिणपंथी जो संगठन है उनसे जुड़े असीमानंद के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं इस मामले में। और इस मामले में भी वही हुआ जो बाकी मामलों में हुआ। तब जांच एजेंसी ने क्या कहा था कि सब जितने ये दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों को हमने आरोपी बनाया है, ये एक्चुअल में जो गुजरात में अक्षरधाम, जो जम्मू में रघुनाथ मंदिर, वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, इन मंदिरों में जो इस्लामी आतंकवादियों ने हमले किए थे उससे दुखी थे और बम का बदला बम से लेना चाहते थे। और समझौता एक्सप्रेस वाले मामले में भी, लास्ट वाले मामले में भी इंद्रेश कुमार से
पूछताछ की गई थी। इसीलिए अब इंद्रेश कुमार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से, सोनिया गांधी से, पी चिदम्बरम से, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और दिग्विजय सिंह जैसे, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों से माफी मांगने के लिए कहा है। इन सारे खुलासों से ये पता चलता है कि एक्चुअल में इन लोगों ने कितनी बड़ी साजिशें रची थी। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर उस समय योगी आदित्यनाथ को भी महाराष्ट्र की एटीएस ने उठा लिया होता या एनआईए ने अभियुक्त बना करके कोर्ट में पेश कर दिया होता, बरी तो होने थे वो, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं, वो चल नहीं सकता है। सच परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को उस समय साजिश के तहत फंसा दिया गया होता, तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन मुख्यमंत्री नहीं मिल पाता। वो शायद मामलों में फंसा हुआ अदालतों के चक्कर काट रहा होता या प्रताड़ित हो रहा होता किसी अदने से पुलिस अधिकारी के हाथों। लेकिन सांच को आंच नहीं है, देर सवेर सच सामने आकर के रहता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ओशियन नेटवर्क का फेसबुक पेज भी अब बन गया है, तो फेसबुक पेज पर जितने लोग हैं वो ओशियन नेटवर्क के फेसबुक पेज पर जरूर जाएं, उसको फॉलो करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।